हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सरकारी जॉब मस्ती के परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे विधानसभा। जैसे हम लोग पढ़े थे केंद्र स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा। जिस तरह से केंद्र स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा था, उसी तरह से राज्य स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद। हमने विधान परिषद के वीडियो पहले से पढ़ ही चुका है और आज हम पढ़ेंगे विधानसभा। तो विधानसभा को चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि विधानसभा की संरचना क्या है, विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा का कार्यकाल क्या है, विधानसभा की शक्तियां क्या है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं और किस राज्य में कौन से सीटें कितनी है। तो ये सब चीज़ों को आज देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे और पढ़ेंगे, जिससे फिर कोई प्रश्न आपको एग्जाम में ना छूटे। विधानसभा से कोई भी प्रश्न आएगा फिर एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसे पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधानसभा से पहले हम कुछ बेसिक बातों को देख लेते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने विधानमंडल से संबंधित था, या कह सकते हैं विधान परिषद, लेकिन उसमें विधानमंडल को भी हमने देखा था। तो विधानमंडल जैसे हमने बताया था केंद्र स्तर पर संसद होता है, उसी तरह से राज्य स्तर पर क्या होता है, विधानमंडल। अब विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के क्या होते हैं, 3 अंग। कौन कौन से? पहला होता है राज्यपाल। जैसे संसद जो होता है 3 अंग को मिलाकर के संसद बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिला के संसद बनता है, उसी तरह से विधानमंडल जो होता है वो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल किससे बनता है? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, इनसे मिलकर बनता है। तो हमने ये भी बताया था कि जो विधानमंडल का जिक्र था वो अनुच्छेद 168 में, यानी कि विधानमंडल का जो संरचना और गठन है वो 168 में बताता है, अनुच्छेद 168 में। और विधान परिषद का जो अनुच्छेद है उसकी संरचना और गठन वो अनुच्छेद 169 में है। और विधानसभा की जो संरचना और गठन बताता है वो अनुच्छेद 170 के तहत। तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा कितने में है? अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा की संरचना और उसका गठन बतलाता है। तो 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा। तो अगर हम आपसे बता दें तो विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। क्योंकि हमने इसके पहले भी राज्यपाल को देख चुका है, यानी कि पढ़ चुके हैं सभी लोग। विधान परिषद को भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसी के पहले वीडियो वाले में, और आज हम देखेंगे विधानसभा से संबंधित। तो चलिए देखते हैं विधानसभा से संबंधित, आगे बढ़ते हैं विधानसभा की ओर। अब अगर देखा जाए कि विधानसभा को राज्य स्तर पर इनके कुछ अन्य नाम हैं, क्या क्या है? जैसे विधानसभा को, इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 170 में। विधानसभा को अन्य नामों से जाना जाता है, इसको हम कहते हैं निम्न सदन, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। राज्य स्तर पर निम्न सदन, अस्थायी सदन, और इसको हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन भी बोल सकते हैं, या इसको हम जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य विधानसभा में आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय। यानी कि जनता का प्रिय कहाँ आता है? विधानसभा में। तो जनता का प्रिय विधानसभा में आ रहा है तो मतलब लोकप्रिय हो गया, तो विधानसभा भी क्या लोकप्रिय हो गया। और जनता का सदन क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए लोग कहाँ पे आ रहे हैं? विधानसभा, इसलिए इसको विधानसभा। और अस्थायी सदन अभी आगे हम पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। और निम्न सदन भी इसको कहते हैं क्योंकि ये दूसरे स्तर की सदन होती है और ये अनिवार्य रूप से होती है। हर राज्यों में विधानसभा अनिवार्य रूप से है, जो कि हमने बताया था विधान परिषद हर राज्यों में अनिवार्य रूप से नहीं है। वो राज्य चाहे तो विधान परिषद को अपना सकता है, राज्य चाहे तो विधान परिषद को हटा भी सकता है। हमने इसके पहले वीडियो में अच्छे से समझा भी था, तो कैसे अपना सकता है और कैसे हटा सकता है। तो चलिए देखते हैं अब विधानसभा की जो संरचना है वो संरचना को देखते हैं वो क्या है। तो विधानसभा की जो संरचना से कह सकते हैं, संरचना से कह सकते हैं कि इनके सीट, यानी कि इनकी सीटों की जो संरचना है विधानसभा की वो कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो विधानसभा है वो जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सीटों को निर्धारित की गई है, यानी कि हम कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर
जनसंख्या के आधार पर, या कह सकते हैं जनसंख्या को आधार बनाकर तो जनसंख्या के आधार पर सीटों को क्या की गई है, तय की गई है। तो जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या को आधार बनाकर सीटें तय की गई। इसके मतलब क्या है, जैसे किसी राज्य में क्या, किसी राज्य की जनसंख्या यदि अधिक है तो उस राज्य की सीट भी अधिक है, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य की सीट भी क्या होगी, कम होंगी। तो उसी आधार पर ये जनसंख्या को लेकर के ही विधानसभा में सीट बनाई गई, क्योंकि राज्य अगर देखा जाए उत्तर भारत में तो राज्य 28 हैं, और 28 राज्यों की विधानसभा की जो सीटें होंगी होंगी क्या हैं, वो क्या है, अलग अलग हैं। अलग अलग, जैसे यूपी की अलग हैं, मध्य प्रदेश की अलग हैं, और बिहार में सीटें अलग हैं। तो उसी को देखा गया है। तो जब जनसंख्या के आधार पर बनाई गई हैं तो वो किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें अधिकतम कितनी रखी जा सकती हैं, तो ये अधिकतम जो सीटें हैं विधानसभा में, वो अधिकतम सीट कितनी रख सकते हैं, 500 सीट रख सकते हैं। यानी कि 500 सीट हो सकती हैं। वो भी ये जो 500 सीट है वो किस आधार पर है, जो 1971 में जनगणना हुई थी। 1971 में जनगणना के आधार पर ही ये सीट तय की गई थी, कितनी, कि 500 सीट होंगी। लेकिन उसमें भी क्या है, एक 44वां संविधान संशोधन आया। 44वां संविधान संशोधन 2003 में आया था। तो उसमें यह तय किया गया था कि 2026 तक सीटों को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। किसी भी सीटों को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। तो अधिकतम तो हो गई कितनी, 500 सीट रखा जा सकती हैं। न्यूनतम कितनी रखी जा सकती हैं, न्यूनतम जो सीट होंगी वो रखी जा सकती हैं 60 सीट। न्यूनतम 60 सीट की गई हैं। अधिकतम कितनी, 500 सीट, और न्यूनतम कितनी, न्यूनतम 60 सीट। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप राज्य भी हैं जिनमें 60 सीट से भी कम संख्या है, यानी कि 60 सीट से भी कम सीटें हैं। कुछ अपवाद राज्य हैं। जैसे कौन कौन से राज्य हैं, वो है अपवादवश गोवा, मिजोरम और सिक्किम। कुछ अपवाद स्वरूप राज्य हैं जिनकी सीटें 60 से कम हैं। वो क्या क्या हैं, कितनी है, जैसे गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें हैं। तो गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट, और सिक्किम में 32 सीटें हैं। ये क्यों कम है, क्योंकि हमने बताया कि जो सीटें हैं वो सीटें किस आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर बनाई गई हैं। क्योंकि गोवा, मिजोरम, सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, और जब छोटा सा राज्य है तो इनमें जनसंख्या की क्या है, कमी है। तो जनसंख्या कम होने के नाते यहाँ की सीटें क्या कर दी गई, कम ही रख दी गई हैं, 60 से भी कम बना दी गई, क्योंकि जनसंख्या थी ही नहीं और उसी आधार पर बनती हैं, इसलिए सीटें यहाँ पे क्या है, कम है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर देखा जाए कि जो विधानसभा की सीटें हैं, तो विधानसभा में किस राज्य की सीटें सबसे अधिक हैं, तो सबसे अधिक जो सीटें हैं विधानसभा की वो यूपी की है। सबसे अधिक सीट, विधानसभा की सबसे अधिक सीट वो कौन सी है, यूपी में है। और कितनी सीटें हैं, 403। सबसे अधिक सीट कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, और सीटें कितनी हैं, 403। और न्यूनतम अगर पूछे तो 32 कहाँ की है, सिक्किम की है। अब इस विधानसभा में कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी थे, कुछ क्या, पुदुचेरी और दिल्ली। पुदुचेरी और दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर यहाँ पर भी क्या तय किया गया है, विधानसभा से। तो कहाँ कहाँ पे, पुदुचेरी और दिल्ली। पुदुचेरी में 30 सीट है और दिल्ली में 70 सीट है, किसकी, विधानसभा की। तो विधानसभा की दिल्ली में और पुदुचेरी में सीट कितनी है, 30 सीट पुदुचेरी में है और 70 सीट दिल्ली में है। तो ये चीज़ें थी क्या, विधानसभा की संरचना, की जो संरचना है वो जनसंख्या के आधार पर बनाई गई है। अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, 500। न्यूनतम कितनी सीट हो सकती है, 60 सीट। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 सीट। सबसे अधिक सीट कितनी, यूपी में 403, और केंद्र शासित प्रदेश में है
वो सीट कितनी 30 सीट है, 70 सीट, और अपवाद स्वरूप गोवा, मिजोरम और सिक्किम यहाँ पे 40 सीट और 32 सीट ये चीज़ें थे। ये अब इनका अगर देखा जाए चुनाव, तो चुनाव जो होता है कि जो विधानसभा में सदस्य आते हैं, जो विधानसभा में सदस्य आते हैं, उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव अगर देखा जाए तो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि जनता के द्वारा डायरेक्ट, यानी कि जनता इन सदस्यों को डायरेक्ट चुनकर कहाँ भेजती है, विधानसभा में भेजती है। और जब भेजती है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, लोकप्रिय सदन भी दिया गया है। अब चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इतनी चीज़ें थी, बेसिक बातें थी। अब इसके चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष विधि से, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो अब जब चुनाव होगा तो इसमें कुछ आरक्षण भी होगा, वो आरक्षण को हम लोग देख लेते हैं। आरक्षण क्या क्या कहाँ कहाँ मिलता है उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 के तहत। अनुच्छेद 332 में क्या गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि विधानसभा में आरक्षण मिला है। क्या है, आरक्षण, विधानसभा में आरक्षण है। अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सीटें होंगी वो विधानसभा में रखी गई हैं। यानी कि जिस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इनकी आरक्षण की सीटें भी ज़्यादा होंगी, और जिस राज्य में कम होंगी तो वहाँ पे इनकी सीटें भी कम होंगी। वो अनुच्छेद 332 के तहत कहा गया है। और अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि एक एंग्लो इंडियन का भी आरक्षण होगा, कहाँ पर, विधानसभा में। तो एक एंग्लो इंडियन का भी आरक्षण होगा, कहाँ पर, विधानसभा में होगा। अब चलिए देखते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। हमने क्या क्या देखा कि जो संरचना थी वो उसको देख लिया कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, अधिकतम कितनी हो सकती, न्यूनतम कितनी हो सकती, कुछ अपवाद स्वरूप राज्य भी थे, और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य में है। कुछ विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश में थे, पुदुचेरी और दिल्ली। पुदुचेरी में 30 है, दिल्ली में 70 है। हमने इनका फिर क्या देखा, चुनाव विधि। चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, जो कि बहुत पहले से बताया जा रहा लगातार। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको जनता डायरेक्ट चुनती है। फिर हमने आरक्षण देखा, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 332 में हमने देखा कि एससी और एसटी का आरक्षण होगा, कहाँ पर, विधानसभा में होगा। और अनुच्छेद 333 के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एक एंग्लो इंडियन का आरक्षण होगा, कहाँ पर होगा, वो होगा विधानसभा में। तो एक एंग्लो इंडियन आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि लोग, इनका जो कार्यकाल होगा, क्या, इनका कार्यकाल, यानी कि इनका जो विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन कंडीशन होता है, जरूरी नहीं कि कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा, कि यदि कोई सदस्य विधानसभा में चुना गया है तो वो 5 वर्षों तक ही रह सकता है। ऐसे में क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है कि यदि 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लगा है, यदि राष्ट्रपति शासन लगा है तो ऐसे में क्या होगी, उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। और दूसरा है कि यदि वो बहुमत खो देंगे, यानी कि जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा सरकार बनाएंगी वो अपना बहुमत खो देंगे, तो बहुमत खोने पर उनकी सदस्यता भी क्या हो जाती है, खत्म मानी जाती है, यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो भंग माना जाता है। तो इनका ये कार्यकाल था। अब कार्यकाल के साथ साथ कि जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनके कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा में, या कह सकते हैं राज्यों में, जो विधानसभा, राज्य में जो विधानसभा होता है या विधान परिषद का भी जिक्र कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, हमने वहाँ पे देखा था केंद्र स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद।
राज्य स्तर पर जो विधानसभा में इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि विधानसभा बोले या विधान परिषद, हमने देखा था केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होते थे, जो अध्यक्ष चुने जाते थे उनके सदस्यों के द्वारा ही सब चुने जाते थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन हमने पढ़ा था राज्यसभा में जो अध्यक्ष थे सभापति के रूप में कार्य करते थे कौन, उपराष्ट्रपति महोदय, जो कि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं चुने जाते थे, वो बाहर से चुनकर आते थे कहाँ पर, राज्यसभा में। तो प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष उनके सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता है, तो वो सदन कौन सा होता है, तो वो सदन होता है राज्यसभा। लेकिन विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव होता है। उसी तरह से विधान परिषद, इन विधान परिषद में भी जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों का भी चयन किसके द्वारा होता है, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चयन किया जाता है, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अब ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो त्यागपत्र एक दूसरे को देंगे, अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष को दे देंगे, उपाध्यक्ष महोदय किसको दे देंगे, अध्यक्ष महोदय को दे देंगे। अब उसके बाद विधान परिषद में भी वही चीज होगा, अध्यक्ष महोदय किसको दे देंगे, अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष को दे देंगे, और उपाध्यक्ष महोदय किसको देंगे, अध्यक्ष महोदय को दे देंगे। तो ये एक त्यागपत्र अपना ये चलता रहता है। तो मेन बातें क्या थी, राज्यसभा से संबंधित, कि ऐसा कौन सा सदन है जिसके अध्यक्ष बाहर से चुनकर आते हैं, तो वो सदन है राज्यसभा। तो विधानसभा में भी सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, विधान परिषद में भी उसी तरह से, लोकसभा में भी उसी तरह से। तो इनका कार्यकाल और ये चुनाव की प्रक्रिया थी। अब हम देखते हैं कि विधानसभा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो विधानसभा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं और बारी बारी से समझते हैं। तो विधानसभा में जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बारी बारी से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देख लिया जाए कि सत्र, सत्रावसान, विघटन और गणपूर्ति, या इसको हम कहते हैं कोरम। सत्र से मतलब क्या होता है कि सत्र का मतलब होता है बैठक। सत्र से मतलब होता है कि जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं विधानसभा में, प्रयोग होने वाले शब्द जिनमें सत्र से मतलब क्या होता है, बैठक। बैठक का मतलब एक महीने में साल भर में 2 बार बैठक होती है। तो 6 महीने पर, 6 माह पर क्या होती है, बैठक की जाती है। अब आप लोग देखते होंगे बैठक होती होगी जब विधानसभा में, तो उसमें जैसे बहुत लोग क्या होते चाव से देखते विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में होने वाली डिबेट। तो विधानसभा में जब बैठक होती होगी तो आप लोग देखते होंगे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों साथ में बैठते होंगे। एक तरफ नेता पक्ष बैठता है, एक तरफ विपक्षी पक्ष, यानी कि जिस पर जो जीता हुआ सदस्य होता है वो बैठता है और हारा हुआ सदस्य नेता, विपक्षी नेता के रूप में। तो उसी के बीच होती है सत्रावसान। सत्रवसान, सत्रवसान से मतलब क्या, सत्रवसान में क्या कि मतलब एक बैठक यहाँ हुई, एक बैठक पहले हो गई, फिर 6 महीना बाद बैठक होगी। इनके बीच की जो समय है, यानी कि पहली बैठक, दूसरी बैठक, और बैठकों के बीच का जो समय होता है, बैठक के बीच का, यानी कि बैठक के बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं क्या, सत्रावसान। तो बैठक के बीच का जो समय है उसको हम कहते हैं सत्रावसान। और विघटन क्या होता है, विघटन से होता है मतलब भंग होना। भंग होने का मतलब कि यदि कोई चुनाव भंग हो जाता है तो दोबारा चुनाव किया जाता है, यानी कि उनका क्या हो गया, बहुमत खो दिए, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, इनकी सदस्यता यानी कि इनके सदस्यों का क्या होता है, भंग हो जाते हैं, यानी कि विघटन हो जाता है। तो जब भंग होता है तो उसके बाद क्या होता है, चुनाव होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। गणपूर्ति से क्या मतलब है, गणपूर्ति से मतलब है, इसको कहते हैं कोरम, कि यदि कोई बैठक हुई है तो बैठक में यदि कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि किसी भी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 सदस्य ही भाग ले रहे हैं, 1/10 कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य ही भाग ले रहे हैं, तो ऐसे बैठक को हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कहते हैं कोरम। यानी कि कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य ही बैठक में भाग ले रहे हैं
तो ऐसे बैठक को हम गणपूर्ति या कोरम के नाम से जानते हैं। अब विधानसभा के सदस्यों के कुछ कार्य होते हैं, बहुत नहीं, कुछ नॉर्मल कार्य, उन कार्यों को देख लेते हैं। तो विधानसभा के कार्यों को देख लेते हैं। उससे पहले हमने देखा सत्र, सत्रावसान, विघटन और गणपूर्ति हमने अच्छे से समझा। अब हम देख लेते हैं विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों की जो कुछ कार्य एवं शक्तियां होती है विधानसभा में, तो क्या क्या हो सकती हैं, तो वो कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कार्य एवं शक्तियां। तो कार्य एवं शक्तियां में क्या है कि यदि कोई भी बिल यानी कि बिल विधेयक वो कहाँ पे पास होगा, विधानसभा में। तो बिल विधेयक या धन विधेयक अगर आना है तो धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्ताव होगा, तो धन विधेयक पहले प्रस्ताव होगा कहाँ पे, विधानसभा में। तो धन विधेयक का प्रस्ताव भी कहाँ पे पहले होता है, विधानसभा में होता है। और इनसे कुछ संबंधित है कि जो मंत्री परिषद होंगे, आप लोग देखते होंगे नेता के द्वारा, यानी कि जो लीडर होते हैं वो लीडर अपना क्या एक मंत्री परिषद बनाते हैं, मंत्रिमंडल। आप लोग नहीं देखे होंगे, समझ लीजिएगा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। तो जो मंत्री परिषद होंगे यानी कि मंत्रियों की एक सभा होती है, उसको मंत्री परिषद कहते हैं। तो मंत्रियों की जो सभा होती है वो सभा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी कि इसका विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें थी इनकी कार्य शक्तियों से। कोई धन विधेयक होगा, कोई बिल विधेयक होगा, मंत्री परिषद जो होंगे वो विधान सभा के क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। अब हमने बताया था कुछ इसके पहले कि इसको अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन से मतलब क्या है कि इसकी जो सदन होती है वो सदस्यता वो निश्चित नहीं होती है कि एक बार चुनाव जीत गए बार बार विधानसभा में बैठे रहोगे, यानी कि 5 साल या उसके पहले बहुमत खो दो या राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसे में क्या होती है उनकी कार्यकाल यानी कि उनकी सदस्यता जो खत्म मानी जाती है। और जब खत्म मानी जाती है तो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो ऐसे सदन को अस्थायी सदन भी माना जाता है। लेकिन हमने बताया था विधान परिषद वो अस्थायी सदन था। तो ये चीजें थी विधानसभा से संबंधित कुछ बेसिक बातें, हमने इनको देखा। क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए और उसके बाद नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या देखा, विधानसभा का जो उल्लेख है उसकी अनुच्छेद में है 170 में है। इनकी संरचना देखा हमने, संरचना क्या है, संरचना में हमने देखा था कि ये इनकी जो सीटों का निर्धारण होता है वो राज्यों की जनसंख्या के द्वारा होती है। और अधिकतम सीट कितनी, 500, न्यूनतम की सीट कितनी हो सकती है विधानसभा में, 60 हो सकती है। अपवाद बस हमने कुछ सीटें देखा, कौन कौन से देखा, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। फिर हमने देखा कि सबसे अधिक सीट किसमें है, तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में 403 है। सबसे कम सिक्किम में मानी जाती कितनी, 32 सीटें हैं। फिर हमने देखा केंद्र शासित में कुछ प्रदेश थी, कौन कौन सी थी, दिल्ली और पुदुचेरी। फिर हमने देखा इनका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर हमने देखा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, अगर नहीं हो तो भी हट जाएगा। फिर हमने देखा विधानसभा से संबंधित कार्यकाल के बाद फिर हमने देखा कि उनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है वो कैसे होता है। फिर हमने कुछ शब्द को देखा, सत्र, सत्रावसान। तो इस तरह से विधानसभा से संबंधित बातों को हमने समझा। तो विधानसभा से प्रश्न जो बनने वाले थे, यानी कि विधानसभा से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न उठाता है, उन चीज़ों को हमने देखा और इनकी बेसिक बातों को समझा। तो अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और नहीं समझ में आता है तो पॉज करके दोबारा वीडियो को देखना, तो अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। और समझने के बाद करना क्या, हम डेली कहते हैं कि आपको वही करना है कि एक बार बहुविकल्पी प्रश्न जरूर लगाएं पढ़ने के बाद, और आपका देखेंगे कि आपकी जो बेसिक समझ है वो भी डेवलप होगी और आप अपने आप को पहले से मजबूत देखेंगे। तो चलिए अपनी बातों को हम यहीं विराम देते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सरकारी जॉब मस्ती में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।